हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सब हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में अंग्रेजी का पेपर जो आने वाला है उसका मॉडल पेपर हल करेंगे। तो आपकी परीक्षा में बिल्कुल इसी तरह का मॉडल पेपर आने वाला है। वह 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए रीडिंग से संबंधित जो अनसीन पैसेज होगा, जो आपके पाठ्यक्रम से बाहर का होगा, उसके नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसका आंसर लिखना होगा। सेक्शन बी राइटिंग होगा, जिसमें लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग हो सकता है। सेक्शन सी ग्रामर से संबंधित जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन और पैसिव वाइज तमाम सारे जो पढ़े हैं उसमें से होगा। और सेक्शन डी जो है लिटरेचर, यानी जो आपके पुस्तक पढ़ाए गए हैं, जो पार्ट हैं, उसमें से पैसेज देगा, क्वेश्चन आंसर देगा, पोएम देगा, ये सारे चीज़ उसमें से दे सकता है। तो जो पहला सेक्शन है ए अनसीन पैसेज का है, तो देखते हैं अनसीन पैसेज किस प्रकार का है। तो इस तरह से अनसीन एक पैसेज दिया रहेगा और पैसेज देने के बाद आपको नीचे क्वेश्चन देगा। तो इस पैसेज को आसानी से आप लोग पढ़ लेंगे, अन्यथा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और उसके बाद नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा और उस क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना होगा। जैसे क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब इस पैराग्राफ से आप पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है कि विच इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, जहाँ मिलता है वह शब्द वहाँ का सेंटेंस उठा करके लिख देते हैं। तो कभी कभी पूरा सेंटेंस का मतलब पता चलता है, क्वेश्चन के आंसर से अलग हो जाता है। क्वेश्चन पूछा क्या है, उसका आंसर हम क्या दे रहे हैं गलत हो जाता है, पूरा नंबर नहीं मिल पाता है। तो क्वेश्चन का सेंस समझ लेंगे, उसके अनुसार आप आंसर लिखेंगे। तो ये सीधे पूछ रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, परिभाषा आप लिख देंगे। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, तो देखिए नीचे परिभाषा है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द होल एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। यानी जब पृथ्वी के पूरे पर्यावरण का जो टेम्परेचर है वह बढ़ जाता है, तो उसी बढ़े हुए पृथ्वी के टेम्परेचर को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ इज़ द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स डेंजरस फॉर मैनकाइंड। यहाँ दिया है, देखिए मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, अल्टीमेट राइज, तमाम दिया है। इसमें से लिख सकते हैं या इसको अपने तरफ से भी लिखा गया है। फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम वैनिस। वैनिस का मतलब क्या होता है आप ढूंढ के लिखेंगे। तो पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो वैनिस का मतलब होता है गायब होना। गायब होने का दूसरा इसमें अंग्रेजी मिलेगा जो होता है डिसएपियर, आपको आगे मिल जाएगा। अब दे रहा है कि विच वर्ड इज अपोजिट टू एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब होता है असाधारण, तो उसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वह होगा नॉर्मल। तो आगे देखते हैं। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर है कि इफ़ द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स ऑकर्स इट विल बी हाईली dangerous for mankind. There will be widespread flooding in the coastal areas all over the world and the large part of present human civilization may disappear in sea level. इसका आंसर हो गया। दूसरा पूछा था कि वेनिस का मतलब क्या होता है, उसको पैराग्राफ से ढूंढ करके लिखना था। तो वेनिस मतलब डिसएपियर, देखिए दिया है डिसएपियर, गायब होना। अगला दिया था एबनॉर्मल का अपोजिट, तो एबनॉर्मल का अपोजिट होता है नॉर्मल, ये दिया है। अब आते हैं सेक्शन बी में। देखिए सेक्शन बी में दिया रहेगा दो क्वेश्चन, आर करके देगा। दूसरा क्वेश्चन जैसे दिया है, एक पहला आपको यू आर प्रदीप, आप प्रदीप गुप्ता हैं, लिविंग एट इतना, स्ट्रीट नंबर इतना, रेलवे रोड मथुरा, द रेजिडेंट्स ऑफ योर कॉलोनी आर वेरी मच डिस्टर्ब्ड अबाउट द होपलेस स्टेट ऑफ ड्रेनेज। यानी इस व्यवस्था से आपके जो भी मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं वह पूरी तरह से परेशान है। कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी मथुरा टू गेट द सिचुएशन इम्प्रूव्ड बिफोर द मानसून। मानसून आने से पहले जो भी सिचुएशन खराब हुई है उसको व्यवस्थित करने के लिए आप उनके पास एक पत्र लिखें, या दे रहा है कि राइट इन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। या अपनी पूरी फीस माफ़ कराने के लिए प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखिए। और यह भी बताइए कि से दैट यू हैड फुल फ्री सीप लास्ट ईयर टू, का आप यह भी बताइए कि पिछले साल भी आपने इसका लाभ लिया है और आप हमेशा से एक अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, हमेशा कक्षा में प्रथम आते रहे हैं। इस प्रकार का सारा चीज़ उसमें लिख करके दिखा देना है।
तो देखिए पहला क्वेश्चन का कि यू आर प्रदीप, जो ड्रेनेज को मरम्मत कराने के लिए, बेहतर कराने के लिए म्यूनिसिपालिटी में आपको देना है, तो उसका देखिए एप्लीकेशन लिखा हुआ है। ये दिया है, पहले पता दिया है 835 स्ट्रीट नंबर 5 रेलवे रोड मथुरा 20 जून इतना। द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मथुरा। सब्जेक्ट दिया है कि कंप्लेंट अगेंस्ट होपलेस स्टेट ऑफ ड्रेनेज। अब उसके आगे अपना जो भी मैटर है, मैटर बना के लिख रहा है। अब मैटर क्या है कि सर आई रिग्रेट, इसको आसानी से आप लोग पढ़ेंगे और इसी तरह का आप एप्लीकेशन लिख देंगे। उसके बाद नीचे फिर देखिए दिया हुआ है। अब उसके आगे देखिए क्या दे रहा है, फिर आगे है कि यू टू डिप्यूट अ पार्टी ऑफ वर्कर टू इम्प्रूव द ड्रेनेज सिस्टम सो एज टू अवॉइड स्प्रेडिंग ऑफ एन एपिडेमिक विद द ऑनसेट ऑफ द मानसून। ये एपिडेमिक न फैल जाए, महामारी न फैल जाए, इसको रोकने के लिए आपको मानसून आने से पहले उसको मरम्मत करा देनी चाहिए। यह सारी चीज़ करने के बाद कह रहा है कि होपिंग टू गेट द फेवरेबल कंसीडरेशन। आशा करता हूँ कि जो भी है मेरे पक्ष में, मतलब जो भी मैंने एप्लीकेशन दिया उसके पक्ष में आप कार्य कर। अब देखिए दूसरा आपको एप्लीकेशन लिखना होगा। एप्लीकेशन क्या था, ये आपको फ़ी माफ़ कराना है। तो फ़ी कैसे माफ़ कराएंगे, उसके लिए एप्लीकेशन क्या होगा, तो कह रहा है कि टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज वाराणसी। सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई फादर इज़ अ क्लर्क इन अ प्राइवेट फर्म। मेरे पिताजी प्राइवेट किसी फर्म में काम करते हैं। हिज मंथली इनकम इज इतना ओनली एंड देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली। चाहे आवर फैमिली, हमारे परिवार में 7 मेंबर हैं। 5 ऑफ देम आर स्टूडेंट, उसमें से 5 विद्यार्थी हैं। सो माई फादर इज अनएबल टू पे माई फीस, इसलिए मेरे पिताजी मेरी फ़ी पे करने में असमर्थ हैं। आई इंजॉयड फुल फ्रीशिप लास्ट ईयर, मुझे पिछले साल पूरी तरह से मेरा फीस माफ़ हो गया था, उसका मैंने लाभ लिया। लास्ट ईयर आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन माई क्लास, और पिछले साल मुझे कक्षा में प्रथम स्थान भी मिला था। आई हैव ऑलवेज बीन ओबीडियंट, मैं हमेशा से आज्ञाकारी रहा हूँ। एंड रिस्पेक्टफुल, और बिल्कुल ये सम्मान करने वाला रहा हूँ। टू माई टीचर्स, अपने अध्यापकों का। एंड प्रॉमिस टू रिमेन द सेम इन द फ्यूचर, आपसे यह भी मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि फ्यूचर में भी मैं उसी तरह से रहूँगा। आई देयरफॉर, कह रहा है कि मैं इसीलिए रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी पूरी फ़ी माफ़ की जाए दिस ईयर आल्सो, इस साल भी। उसके बाद थैंकिंग यू, अब जो भी कहना होगा आप यह इस बगल लिख देंगे, इधर नहीं लिखना है, आपको इधर लिखना है। थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली, यह इधर लिखना है, यह थैंकिंग यू इधर ही होगा, योर ओबीडियंटली इधर आ जाएगा। और आपको नीचे XYZ ABC कुछ भी लिख देना होगा, अपना नाम आप नहीं लिखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन उसी सेक्शन बी में दिया है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। कुछ नीचे संकेत दिए गए हैं, उस संकेत के अनुसार आपको एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ का नाम है अ सीन एट अ रेलवे स्टेशन, यानी रेलवे स्टेशन का एक दृश्य, उस पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। लेकिन शर्त ये है कि इसमें कुछ ये वर्ड दिए गए हैं, ये वर्ड उस आप जो पैराग्राफ लिखेंगे उस पैराग्राफ में आने चाहिए। जैसे दिया एक्साइटिंग, प्लेटफॉर्म, स्टॉल्स, पैसेंजर्स, ट्रेन अराइव्ड, पोर्टर्स, फन, विजिट, ये सारे शब्द आपको उस जो भी पैराग्राफ लिखेंगे उसमें आने चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे लिखा जाता है। तो आप इसी प्रकार ऊपर हेडिंग डाल देंगे अ सीन एट अ रेलवे स्टेशन। उसके बाद देखिए लिखा है अ सीन एट अ रेलवे स्टेशन इज़ वेरी एक्साइटिंग। देखिए पहला वर्ड एक्साइटिंग दिया था, इसमें आ गया है। लास्ट संडे आई विजिटेड देयर, कह रहा है कि जो रेलवे स्टेशन का सीन होता है वो बहुत एक्साइटिंग होता है। और लास्ट संडे, पिछले संडे, आई विजिटेड देयर, मैं वहाँ पर भ्रमण करने गया। द प्लेटफार्म्स वाज फुली क्राउडेड, वह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से, तो देखिए प्लेटफॉर्म भी यहाँ आ गया, क्राउडेड। देयर वर वेरियस स्टॉल्स, वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। स्टॉल्स में छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, बहुत ही दुकानें लगी हुई थी। दीज सोल्ड टीज एंड स्नैक्स, उस पर तमाम चाय और नमकीन जो भी होते हैं, बुक्स बेचे जा रहे थे, और पकौड़ा बेचे जा रहे थे, पूड़ी बेचे जा रहे थे, स्वीट, कोल्ड ड्रिंक्स, etc।
तमाम सारी चीज़ बेचे जा रहे थे। फिर देखिए अगला जो पैसेंजर दिया था, पैसेंजर आ गए, पैसेंजर्स वर वेटिंग फॉर देयर ट्रेन, ट्रेन भी आ गया। जो भी अंडरलाइन किया गया है देखिए वो सारे शब्द इसमें आ गए हैं। इट वॉज काइंड ऑफ मिनी इंडिया, कह रहा है कि वह बिल्कुल वह जो जगह प्लेटफार्म का था मिनी इंडिया की तरह दिखाई दे रहा था। देयर वर पैसेंजर फ्राम ऑलमोस्ट एवरी स्टेट व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, देखिए अराइव्ड भी आ गया। देयर वाज हेल लेट लूज, कह रहा है बट व्हेन दीज हैड लेफ्ट देयर वाज नो एक्टिविटी। फिर आ गया पोर्टर वर सीन कैरिंग बैग्स एंड बैगेज, इन शॉर्ट्स इट वाज अ ग्रेट फन टू विजिट देयर। तो यह शब्द वह जो भी पैराग्राफ लिखेंगे उसमें आने चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको सारा का सारा जो वर्ड है उस वर्ड का मीनिंग याद होना चाहिए, आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं। अपनी तरफ से कोई एक कहानी कल्पना में कर सकते हैं और उसमें सारे वर्डों को ला करके लिख करके आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो सेक्शन सी का है वह ग्रामर का है। तो ग्रामर ऐसे देगा, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि डू एज डायरेक्ट इंडिकेटेड, डू एज द इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। कह रहा है कि सभी सेंटेंस के आगे कुछ न कुछ इंडिकेशन यानी संकेत दिया होगा, उसी के अनुसार आपको उस सेंटेंस का काम करना है। पहला क्या दिया है, नेवर हार्ड गोज वेस्ट वर्क। अब इसको आपको रीऑर्डर करना है। तो रीऑर्डर करने का रूल यही है कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं अंत में अगर फुल स्टॉप है तो या तो वह असर्टिव सेंटेंस होगा या तो वह इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। तो फुल स्टॉप है तो यानी असर्टिव सेंटेंस हो सकता है या इम्पेरेटिव, क्वेश्चन मार्क होता है, इंटरोगेटिव होता। तो फुल स्टॉप है तो यानी यह असर्टिव सेंटेंस है या इम्पेरेटिव। तो यहाँ देखो गोज दिया है तो यह निश्चित रूप से क्योंकि गोज प्रेजेंट इंडिफिनिट में आता है तो यह असर्टिव सेंटेंस हो सकता है। तो कोई सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो सब्जेक्ट क्या होगा, हार्ड वर्क, यह हो जाएगा हार्ड वर्क। उसके बाद नेवर गोज वेस्ट यानी कठिन परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इसका अर्थ हो जाएगा। तो सबसे पहले बनाएंगे हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, ये हो जाएगा। अगला दिया है आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो जब पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसका पैसिव होगा ही, और चूँकि यहाँ हो जाएगा ही सिंगुलर नंबर है, इज लगा देंगे। इसमें वेरी वेल आया है, यह भी लगा सकते हैं पहले ही वेरी, और यहाँ लिख सकते हैं वेल WELL, ही इज़ वेरी वेल, और यहाँ लिखेंगे KNOWN नोन। उसके बाद बाई लिखते हैं और उसके बाद मी लिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ हम बाई लिखेंगे तो गलत होगा क्योंकि हमको यहाँ टू लगाना है। आप कहेंगे टू क्यों लगाते हैं, तो जब नोन होता है तो नोन और ओब्लाइज्ड के साथ बाई के स्थान पे टू लगता है। अब यह इसका पैसिव वॉइस होगा। अब आपको इस पे 1 नंबर मिल जाएगा। अगला दिया है कि हैव यू एवर टू हैदराबाद। अब इसमें दिया है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी, यह बी वर्ब दिया है, इसका सही रूप भरना है। तो चूंकि हैव दिया है और है प्रेजेंट परफेक्ट में आता है तो यह जो बी रहेगा इसका थर्ड फॉर्म होगा। तो थर्ड फॉर्म बी का होता है BEEN बीन, तो यहाँ बीन भर देंगे। हैव यू एवर बीन टू हैदराबाद, इसका मतलब हुआ कि आप कभी हैदराबाद में रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माई अंकल सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप। इसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। देखिए संकेत दिया हुआ है तो इसका जब आंसर हम बदलेंगे तो हो जाएगा माई अंकल, और सैड को यहाँ हमको इस सेंटेंस के अनुसार बदलना होता है। अगर यह इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो यह आर्डर या एडवाइज्ड हो सकता है। तो अगर चाचा मुझे कह रहे हैं तो या तो आदेश देंगे नहीं तो एडवाइज करेंगे, दोनों में से कोई लगा सकते हैं। एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं या ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं। तो माई अंकल एडवाइज्ड और टू हट जाएगा तो हो जाएगा मी। और जब इम्पेरेटिव सेंटेंस को जोड़ते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ डू नॉट आया है और टू हमेशा क्रिया के पहले आता है, तो इसलिए जब डू नॉट आता है तो डू को हटा करके केवल पहले नॉट लिखते हैं तो हो जाएगा माई अंकल एडवाइज्ड मी। नॉट हो जाएगा, फिर क्रिया के पहले टू जोड़ेंगे। टू वेस्ट योर आया है ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ योर पॉजिटिव केस है तो मी का जो पॉजिटिव केस होगा तो यहाँ लिख देंगे माई टाइम इन आइडल गॉसिप। देखिए इसका सल्यूशन यहाँ दिया होगा।
दिया है माई अंकल एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल गॉसिप, देखिए वही दिया है। फिर उसी प्रकार दिया है कि हरी इज़ अ गुड बॉय, श्याम इज़ अ बैड बॉय। इसको जोड़ना है आपको। क्या कह रहा है, ज्वाइन द सेंटेंसेज विद कंजंक्शन नॉट ओनली बट आल्सो। तो यहाँ देखिए हरी इज ए गुड बॉय, हरी एक अच्छा लड़का है, श्याम इज ए गुड बॉय, यहाँ दोनों कॉमन ले रहा है। देखिए यहाँ पर भी गुड बॉय, यहाँ पर भी गुड बॉय, यह दोनों के लिए। तो अलग अलग क्या है, तो श्याम और हरी अलग अलग हैं, इन्हीं को नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ देंगे। तो पहला वाला कि पहले हम नॉट ओनली लिख देंगे, तो यह नॉट ओनली उठा के हरी के पहले चला जाएगा, तो हो जाएगा नॉट ओनली हरी, और तुरंत यहाँ पर लिखेंगे बट आल्सो, यानी नॉट ओनली हरी, यहाँ डैश की जगह हरी आ गया, फिर होगा बट आल्सो, फिर लिख देंगे श्याम इज अ गुड बॉय, क्योंकि यह कॉमन हो गया है, दोनों के लिए हो गया है। तो यहाँ देखिए नॉट ओनली हरी बट आल्सो श्याम इज अ गुड बॉय, वही दिया हुआ है। अगले में चलते हैं। अगला क्या दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें से ऑप्शन दे रहा है 4, इसमें से एक ही कोई बिल्कुल सही है और उसको आपको चुन करके लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि ही वाज मेड अवेयर, यहाँ प्रीपोजिशन आपको भरना है, ध्यान देना है। तो अवेयर के साथ विद होगा, फ्रॉम होगा, फार होगा या ऑफ होगा, या आपको ढूंढ करके लिखना है। तो कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनके साथ कुछ प्रीपोजिशन बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, तो अवेयर के साथ हमेशा हम ऑफ लगाते हैं, अवेयर ऑफ, माने जागृत होना या सजग होना, सचेत होना, तो यहाँ ऑफ लगेगा, यहाँ ऑफ सही है। अगला दिया है कि माई मदर सैड, मेरी माँ ने कहा, दैट वी, अब गो एंड सी द मैच, आपको मे, मस्ट, कैन, कुड में से लगाना है। तो अब यहाँ ध्यान दिया जाता है कि अगर यह पास्ट है और यह इनडायरेक्ट में बदला हुआ है, तो यह सेंटेंस कभी प्रेजेंट में नहीं होगा, क्योंकि मे प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म है। अब मस्ट भी कभी प्रयोग नहीं होता है, सब नहीं प्रयोग हो सकता है। कैन भी फर्स्ट फॉर्म है। देखिए कुड सेकेंड फॉर्म होता है, पास्ट होता है, तो यहाँ कुड भरेंगे, ये सही है हमारा, ये कुड होगा, ये नहीं होगा। तो इस तरह से इसमें हम आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। दिए गए जो भी वर्ड हैं उनके स्पेलिंग भरने हैं आपको। जैसे दिया है यस यू, 2 खाली स्थान ER, BEL, 2 खाली स्थान VE, तो यहाँ भर देंगे SUFFER। देखिए हो जा रहा है SUFFER, और इसमें BELIEVE, विलीन मन होता है विश्वास करना। आसानी से आपको नंबर मिल सकता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। कह रहा है कि डू यू नो दैट लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ एन हिस्टोरिकल सिटी। इसको पंचुएशन करना है। तो इसमें देखिए कोई भी नरेशन नहीं है, सब प्रेजेंट में दे रहा है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट लखनऊ द कैपिटल, सारा इज में दिया है। तो यह साधारण वाक्य है। अक्सर पंचुएशन में नरेशन उठा करके देता है, क्योंकि उसमें बहुत कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप लगाना होता है। तो इसका देखिए पंचुएशन होगा, डू कैपिटल लेटर हो जाएगा, डी कैपिटल हो जाएगा, तो डी, तो डू यू नो दैट लखनऊ कैपिटल लेटर में होगा, दैट लखनऊ के बाद तुरंत कॉमा हो जाएगा, डू यू नो दैट लखनऊ कॉमा द कैपिटल ऑफ, अब यह उत्तर प्रदेश कैपिटल हुआ क्योंकि राज्य का नाम है, इज द हिस्टोरिकल सिटी। अब यहाँ फुल स्टॉप अंत में लगा देंगे, ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार हम अपने जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हल कर लेंगे। इसके बाद जो है अगला है ट्रांसलेशन। देखिए दिया है बोध गया बिहार का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसका देखिए अनुवाद नीचे बना हुआ है, बोध गया इज अ फेमस प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज इन बिहार। दूसरा सेंटेंस है यहाँ, एक बड़े मंदिर के अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति है, देयर इज एन आइडल ऑफ गौतम बुद्धा इन अ बिग टेम्पल हियर। अगला सेंटेंस है, इस मंदिर के पास एक बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। इसका आंसर यहाँ है, गौतम बुद्ध अटेंड एनलाइटमेंट अंडर अ बिग पीपल ट्री नियर दिस टेम्पल। अब अगला दिया है कि प्रतिवर्ष यहाँ दूर देशों से बौद्ध धर्म के अनुयायी पूजा करने आते हैं। हो जाएगा, फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम फार ऑफ कंट्रीज कम हियर टू वर्शिप एवरी ईयर। अगला दिया है कि हमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए।
तो वी शुड फॉलो द टीचिंग ऑफ बुद्धा। तो इस प्रकार हम इसका अनुवाद करके, इसको लिख करके, इसको तैयार करके अधिक से अधिक नंबर पा सकते हैं। अब अगले वीडियो में इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।